अगर मैं अभी ये कहूं तो ये 15 लोग जिनकी तलाश है, साथ ही विकास दुबे और उसकी पत्नी और बेटा, कुल मिलाकर 18 लोगों को आधिकारिक रूप से पुलिस खोज रही है। आप बने रहिएगा राजीव हमारे साथ। बड़ी खबर एक और आ रही है, गैंगस्टर विकास दुबे से ही जुड़ी खबर है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के साथ नजर आ रहे हैं। जय वाजपेयी के साथ एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव की तस्वीर में दोनों की करीबी पर सवाल उठ रहे हैं। अनंत देव कुछ समय पहले कानपुर के एसएसपी थे। अब अनंत देव और विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के संबंधों की जांच की मांग शुरू हो रही है। तो ये बड़ी खबर, कल ही हमने आपको बताया था कि तत्कालीन एसएसपी को लेकर कई सवाल उठाए थे। खुद जो देवेंद्र मिश्रा थे, उन्होंने सीओ ने ये कहा था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बाकायदा एसएसपी को, भाई कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और उन्हें जो बिठूर थाना है वहाँ के विनय तिवारी जो एक पुलिसकर्मी था, उस पर शक है कि उसकी साठगांठ है विकास दुबे से। और अब ये तस्वीर एसएसपी के सामने आई है उस शख्स के साथ जो कहा जा रहा है कि विकास दुबे का बेहद करीबी है। तो ये बड़ी खबर, लगातार इस पर अपडेट आगे हम आपको देते रहेंगे। और अगली खबर ये है कि जो कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से ताल्लुक रखती है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी के लिए ये कहा जा रहा था कि वो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें विकास दुबे को लेकर तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें जांच की बात की गई थी। लखनऊ के आईजी लक्ष्मी सिंह चिट्ठी की जांच के लिए बिल्हौर के सीओ के दफ्तर पहुंचे हैं। और इस जांच के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि आईजी लक्ष्मी सिंह तत्कालीन एसएसपी और मौजूदा डीआईजी एसटीएफ की भूमिका की जांच करेंगे कि आखिर क्यों नहीं इस चिट्ठी पर संज्ञान लिया गया एसएसपी के द्वारा, और ये कौन सी वजह थी, क्योंकि ये लगभग 3 महीने पुरानी चिट्ठी बताई जा रही है। मार्च में कहा जा रहा है कि ये चिट्ठी सामने आई थी जो देवेंद्र मिश्रा ने दी थी एसएसपी को तत्कालीन, और तब ये कहां अटक गई चिट्ठी, इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। इन तथ्यों पर बात करने की जानकारी लगातार लखनऊ के आईजी लक्ष्मी सिंह के द्वारा की जा रही है। कानपुर के फरार गैंगस्टर विकास दुबे की जालसाजी का एक और मामला सामने आया है। विकास दुबे ने अपने नौकर नौकरानी से लेकर गुर्गों तक के कई लोगों के फर्जी पहचान पत्र बनवाए हुए थे। विकास दुबे इन लोगों के फर्जी पहचान पत्र के जरिए जमीनों की खरीद फरोख्त करता था और इनके साथ साथ विकास के घर से एक वायरलेस सेट और कारतूस भी बरामद किए हैं। तो नौकरों के फर्जी पहचान पत्र बनाए थे। पहचान पत्र फर्जी बनाने का मकसद क्या था, इसके बारे में भी लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है। कानपुर के फरार गैंगस्टर विकास दुबे की जालसाजी का एक और मामला है ये, जिसमें विकास दुबे ने अपने नौकर नौकरानी से लेकर जो गुर्गे थे उसके, उन कई लोगों के पहचान पत्र फर्जी बनवाए हुए थे। चलिए, अब बाढ़ और बारिश के बाद जिस तरह से एक हिस्से में भारत के लगातार लोगों की परेशानी बढ़ रही है उसकी बात कर लेते हैं। गुजरात के जामनगर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां एक मंदिर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखा। पानी में डूबे मंदिर को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जनक, जामनगर में तो बाढ़ के हालात बहुत ही ज्यादा विकट दिख रहे हैं और ऐसे में जो मंदिर की तस्वीर आई है, हम देख रहे हैं कि मंदिर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो जो लोग आस्था से लगातार लबरेज होकर इस मंदिर का रुख करते थे, उनको तो बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही होगी भावनात्मक तौर पर। बिल्कुल, देखिए, दरअसल खोडियार मंदिर है ये, जहाँ पर ये पानी और कैचमेंट इलाके में बारिश होने के चलते नीचे के जो इलाके हैं, तटीय इलाके, वहाँ पर जल स्तर काफी बढ़ोतरी हुई है और उसके चलते पानी निचले इलाकों में ज्यादा है। और जामनगर में शहर की भी बात की जाए तो आसपास के इलाकों में, कहीं सोसाइटियों में घुटनों तक पानी है। काफी ज्यादा बारिश हुई है। बताया जा रहा है, जो आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक जामनगर और आसपास में 13 इंच जितनी बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। और उसके चलते ही निचले स्तर जितने इलाके हैं वहां पर पानी जिसका जलस्तर बढ़ा है। और ज्यादातर जामनगर और उसके आसपास के जितने भी बांध है वो बांध भी रंग जाए। जामनगर का जो पीने की समस्या है, वो रंजीत सागर बांध की बात की जाए, सारे के सारे बांध अब ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो एक ही बारिश में आप कह सकते हैं कि सीजन की 90% जितनी बारिश कही जाए उतनी बारिश उन इलाकों में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों की दिक्कतें भी इस परेशानी, इस बाढ़ बारिश की वजह से कितनी बढ़ गई होंगी। और हमारे साथ जनक लगातार बने हुए हैं। जनक, ये जो पूरा इलाका है, जो कि मंदिर है, यहाँ पर तो अमूमन भीड़ भाड़ रहती होगी, लेकिन किस तरह से पानी ऐसा बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि मंदिर के आसपास कोई नदी बहुत कलकल कर बह रही है। ऐसे में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है?
देखिए ये जो दरेड़ इलाका है जामनगर के पास, वहाँ पे ये खोड़ियार मंदिर, और वो दरअसल जो नदी है पास में, उस नदी के जो सतह होती है उसके बिल्कुल पास में, ऐसे में नदी में थोड़ा भी अगर पानी आता है तो वो मंदिर परिसर में होता है। लेकिन अब जब कैचमेंट इलाके में जब ज्यादा बारिश हुई है तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मंदिर है वो पूरे तरह से जल स्तर वहां पर बढ़ गया है और जल भराव देखने को मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मंदिर के आसपास के इलाकों में भी कितना पानी होगा, और उस इलाके के आसपास जितनी निचले इलाकों की सोसाइटियां हैं वहां पर भी पानी देखे जा सकते हैं। अब दूसरी तस्वीरों में भी देखें जो हम बता रहे हैं, वहां पर जो सोसाइटी है वहां पर भी पानी भरा है, वो भी कमर तक पानी है। तो ये निचले इलाका होने के चलते और कैचमेंट इलाके में ज्यादा बारिश होने के चलते ये जल स्तर बढ़ा है। और जो सरकारी आंकड़ा बता रहा है उसके मुताबिक 12 से 13 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है, और हो सकता है अब जल स्तर धीरे धीरे शाम होने तक कम हो जाए। एनडीआरएफ की टीमों को वहां पर तैनात किया गया है, खासतौर पर जामनगर, देवभूमि, द्वारका में, और बताया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा लोग जो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। जी, शुक्रिया जनक जानकारी के लिए। लगातार आप खबर पर नजर बनाए रखें अपडेट के लिए, और जिस तरह से गुजरात में बारिश के हालात बने हैं आगे हम आपसे जुड़ते रहेंगे। गुजरात के जामनगर में लगातार बारिश हो रही है, वहां नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से वहां कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि जहां तक नजर गई है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है, जिसके बाद कई मकान पानी में डूबे दिखे। वहीं सड़कों पर पानी ऐसा बह रहा था मानो वहां तेज धार में कोई नदी बह रही हो। बारिश और बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं वहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गुजरात के जामनगर की। पानी में कमर तक खड़े हुए ये लोग परेशान हैं, क्योंकि अब इनको यही सब करके इसी तरह से पानी से गुजरना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल इस पानी से उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है। और देखिए कमर से भी ऊपर का हिस्सा इनका पूरी तरह से पानी में है। लोग खड़े हैं, परेशान हैं, और ये परेशानी कितने दिन तक बनी रहेगी इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता है। बारिश के हालात में लोगों का अपने घरों में ही रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अमूमन कोरोना में कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगाइए, लेकिन जब घरों में ही पानी भर जाएगा तो लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे, अपने मुंह पर मास्क लगा पाएंगे, क्योंकि जो कुछ सामान है वो घर में है और घर में पानी ही पानी है। नीचे रखा हुआ सारा सामान या तो भीग गया है या पानी में बह गया है। पानी भरने से लोगों की मुश्किलें हैं। अब सोचिए, यहाँ पर लोग तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या इतने गहरे पानी में कोई गाड़ी चल सकती है? और अगर चलेगी तो कितनी दूर तक चल पाएगी? क्या वो अचानक से बंद नहीं हो जाएगी? हो जाएगी तो फिर लोगों की परेशानियाँ और बढ़ेंगी। थोड़ी बहुत देर के लिए इस तरह पानी को देखना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर कई दिनों तक रहना बहुत मुश्किल है। गुजरात के जामनगर में बाढ़ में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना एनडीआरएफ की टीम को मिली, जिसके बाद एनडीआरएफ की एक टीम उन लोगों तक पहुंची और फिर उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर एक नाव में बिठाकर किनारे तक लाया गया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से ये लोग वहां फंस गए थे। इस दौरान वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि जिन रास्तों पर कल तक लोग गुजरते थे वहां राहत और बचाव की टीम नावें चलाती हुई दिख रही है। तो गुजरात के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। ये जामनगर की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग 2 फंस गए थे बाढ़ में, और वो करें तो करें क्या, क्योंकि जहां तक नज़र जाएगी आप भी देखिए सिर्फ पानी ही दिख रहा है। जामनगर की ही एक और तस्वीर देखिए। भारी बारिश की वजह से वहाँ नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके बाद सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया जैसे वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। पानी के तेज बहाव की वजह से वहां एक हाईवे बुरी तरह से टूट गया है, जिससे लोगों का संपर्क आसपास के इलाकों से पूरी तरह कट गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हाईवे से अगर संपर्क टूट जाए, लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाएँ, तो ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने का कितना सामान है। लोगों के पास कोई ज़रूरी काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
ज़रूरी काम हर रोज़ निकलते हैं और परिवार में ज़्यादातर लोग घर से बाहर रोज़ निकलते हैं, लेकिन इन उफनती हुई नदियों में या फिर इस तरह से सड़कों पर बह रहे पानी में कैसे लोग जाएंगे, कैसे अपने जीवन यापन को, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जामनगर के बाद गुजरात के राजकोट की ये तस्वीरें देखिए भारी बारिश की। वहाँ कई मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। वहां सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद कुछ मवेशी भी पानी के बहाव की चपेट में आ गए, जिससे कुछ गाय और भैंसें भी शामिल थीं। मवेशी पानी के बहाव में इतनी तेजी से बह रहे थे कि उन्हें पानी के बहाव से निकाल पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल था। तो देखिए कैसे मवेशी बहते हुए चले जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली तस्वीरें हैं कि कोई जानवर जो कितने समय तक अपने मालिक के साथ रहता है, उसके बहुत सारे तरह के काम आता है, लेकिन अब ये मवेशी पानी में बहता चला जा रहा है। और ये जो जानवर हैं इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है। कुछ तो जो दिख जा रहे हैं उनके बारे में पता चल जा रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आ ही नहीं पा रही हैं कि इस तरह से मवेशी जो जानवर हैं वहाँ पर वो बहते चले जा रहे हैं। इस कदर पानी का बहाव तेज़ है। गुजरात के कच्छ की तस्वीर देखिए। भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालात का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि वहां बनी एक सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों का संपर्क कट गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते को पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और इस दौरान सड़क के एक किनारे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी की भी हिम्मत पानी के तेज बहाव में रास्ते को पार करने की नहीं हुई। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही दिखेगा। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां तेज धार में कोई नदी बह रही हो। बारिश और बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया है। तो गुजरात के कच्छ की तस्वीरें देखिए कि लोग सोच तो रहे हैं कि सड़क पार करें, रास्ता पार करें, लेकिन पार करें तो करें कैसे। इतना ज़्यादा उफनता पानी है कि अगर आपने एक कदम भी रखा इस पानी के बीच तो कोई बड़ा हादसा आपका इंतज़ार कर रहा है और किसी भी वजह से आपकी जान जोखिम में जा सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर मुठभेड़ केस में। एक और बड़ी खबर ये कि 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास की मदद पुलिस महकमे के भीतर से ही बड़े पैमाने पर की जा रही थी। विकास की मदद में इस शक में ये भी कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी रडार पर हैं और इन 200 पुलिस वालों के मोबाइल फोन सर्विलेंस पर है। और इस बीच कानपुर पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह ने बिल्हौर के सीओ के कार्यालय जाकर वहां का सामान सील करवा दिया है और कंप्यूटर के CPU समेत कई और सामान को पुलिस ने कब्जे में लिया है, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन पुलिस करने जा रही थी ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस महकमे को ही जानकारी थी। और इस बात की लगातार ये शक गहरा रहा था कि कोई पुलिस महकमा का ही व्यक्ति हो सकता है जो इस तरह का कदम उठा सकता है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अजीत, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी रडार पर हैं और लगातार जिस तरह से ये दायरा बढ़ रहा है पुलिसकर्मियों के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने आएगी, या यूं कहूं कि घर का बेदी कौन था वो जल्द पर्दाफाश होगा। देखिए बिल्कुल प्रीति, आपने सही बात कही कि जो अभी तक खबर आ रही लगभग 200 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया गया। इसके साथ ही चौबेपुर, बिल्हौर, ककवन, शिवराजपुर थाने के सभी पुलिसकर्मी रडार पर। और कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को शाम को 4 बजे जो अपराधी है विकास ने फोन पर बिल्हौर थाने के जो दरोगा है उनको धमकी दी थी और कहा था अगर बात बढ़ी तो बिक्री गांव से लाश उठ जाएगी। इन सब को लेकर अब जो STF है इन सब मामले को जांच कर रही है। जो ADG जोन कानपुर थे जैन नारायण सिंह जांच उनसे हटाकर लक्ष्मी सिंह को सौंपी गई। वहां वो पहुंची, उन्होंने सारे सामान जो CO दफ्तर के थे उनको सील करा दिया गया। पूरे मामले की जो मजिस्ट्रेटी जांच है वो शुरू कर दी गई। तो निश्चित तौर पर जो पुलिसकर्मी थे और एक सिपाही का भी नाम आया है जो बीट सिपाही है, जिसने फोन करके विकास को ये बताया था कि उनके गांव में दबिश देने वाली है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे हमारे। तो अब
धीरे धीरे जो जांच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है कि आखिर क्या पुलिसकर्मी ही इस शातिर अपराधी को सह दे रहे थे जिसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे थे और अभी तक पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई है। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के आसपास जो सतर्कता है वहां आत्मसमर्पण कर सकता है अपराधी विकास दुबे, तो उसको लेकर भी यूपी एसटीएफ वहां सतर्क है और सतर्कता उन्होंने बढ़ा दी है। तो जो अभी तक खबर आ रही है प्रीति, कुल मिलाकर की पुलिसकर्मी भी इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं दोषी हैं, जिसकी वजह से 200 पुलिसकर्मियों को रडार पर रखा गया है सरकार की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से, कि किसी को भी पूरे मामले में बख्शा नहीं जाएगा। और आज फिर सीएम ने कहा कि पूरे यूपी की पुलिस लगाई जाए, एसटीएफ लगाई जाए, किसी भी कीमत पर विकास दुबे को खोजकर बाहर निकाला जाए। प्रीति जी, लेकिन साथ ही एक और जानकारी, जो तत्कालीन एसएसपी थे आनंद देव, जो एसटीएफ के डीआईजी इस वक्त हैं अजीत, क्या उनके खिलाफ भी किसी तरह के एक्शन की या जांच की बात की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो अभी तक मामला सामने आ रहा था कि आनंद देव के उनसे कहीं ना कहीं संपर्क थे, जिसको लेकर हालांकि सरकार की तरफ से जरूर चिट्ठी साधी गई, लेकिन जो एसटीएफ जांच कर रही है, जो एडीजी जांच कर रहे हैं, जिस पर डीजीपी की नजर है, उसमें सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है कि जो आईपीएस अफसर हैं, जो पीपीएस अफसर हैं या जो इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, बीट सिपाही है, इनका क्या रोल है, आखिर इतना बड़ा अपराधी इतने दिनों से कैसे उनके संपर्क में था और क्या तैयारी उसकी चल रही थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, AK-47 चलाई गई और सभी जो वारदात की गई उसकी जानकारी पुलिसकर्मियों को थी, दबिश की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई। तो आनंद देव का क्या रोल था, इस आईपीएस अफसर की जो भूमिका थी उसकी भी जांच अब शुरू कर दी गई है। जी, शुक्रिया अजीत इस जानकारी के लिए। लगातार आप इस खबर को ट्रैक करते रहिएगा, हर अपडेट आपको मिलेगा न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको जानकारी दे दें कि 200 पुलिस वालों के मोबाइल सर्विलेंस पर रखे गए हैं और ये पूरा मामला विकास दुबे से जुड़ा हुआ है। उसको लेकर तलाशी अभियान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और नेपाल तक पुलिस की पहुंच हो चुकी है, वहां पर उसकी धरपकड़ के लिए कोशिशें तेज हैं। इस बीच जानकारी यह है कि 15 उसके साथी ऐसे लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके खिलाफ केस किए गए हैं। वो लगातार उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग थे जिन्होंने विकास दुबे को फरार कराने में मदद कराई है। और साथ ही अब 200 पुलिस वालों को लेकर पुलिस चौकस है, उसके तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है। ये जानकारी इसलिए यहाँ से महत्वपूर्ण है क्योंकि इतना बड़ा अंजाम देने जा रहा था मुठभेड़ को लेकर पुलिस का महकमा। इसकी जानकारी अगर किसी को थी तो वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही थी। तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के कौन से लोग हैं जिन्होंने देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस कर्मियों की जान के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा, इन लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। चौबेपुर बिल्हौर के पुलिसकर्मी शक के दायरे में हैं और साथ ही ये जानकारी आ रही है कि ककवन और शिवराजपुर थाने के पुलिस वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। कानपुर में जय वाजपेयी के घर पहुंची है पुलिस। जय वाजपेयी को लेकर जानकारियां आ रही थी कि कानपुर में जय वाजपेयी के घर पहुंची है पुलिस। उसके संपर्क को लेकर लगातार पुलिस डिटेलिंग कर रही है। उसी के तहत जय वाजपेयी के घर पहुंची है पुलिस। और ये भी जानकारी आ रही है कि पुलिस महकमे में विकास दुबे का ठीक ठाक रसूख था और जो जय वाजपेयी है उसी की तस्वीर तत्कालीन एसएसपी और एसटीएफ के डीआईजी के साथ सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस एक्शन में आई है। और विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के घर पुलिस ने दबिश दी है और पुलिस पहुंची है और ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर ये मामला बड़ा गरमाने वाला है और बहुत सारे जो लोग हैं वो बेनकाब होंगे, वो इस लिहाज से कि पुलिस में ही सेंधमारी की गई है। कौन है वो सेंधमारी करने वाला? हमारे साथ इस वक्त राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव, मेरा सवाल आपसे कि विकास दुबे का करीबी जय वाजपेयी जिसकी तस्वीरें अनंत देव के साथ सामने आई है, पुलिस वहां पर पहुंची है, कितनी देर पहले पहुंची है? देखिए, जय वाजपेयी जो है वो विकास दुबे का फाइनेंसर कहा जाता है और यही कारण है कि जय वाजपेयी को एसटीएफ लगातार उनसे पूछताछ कर रही। कई अन्य अहम दस्तावेज मिले थे जिसको लेकर इस वक्त नजीराबाद पुलिस जय वाजपेयी के घर पर पहुंची है और उनके परिजनों से, उनकी पत्नी और उनकी मां, अन्य परिजनों से बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जो विकास दुबे के अकाउंट में कई ऐसे ट्रांजैक्शन थे जो जय वाजपेयी के द्वारा किए गए थे, सिर्फ कानपुर ही नहीं, लखनऊ में ही नहीं, मुंबई तक के जो इन्वेस्टमेंट था उसमें विकास दुबे उसका पार्टनर था और लगातार जो प्रॉपर्टी का काम है उसके साथ किया जाता था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस जांच के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। और जो राजीव, लगातार अपडेट्स आपसे मैं आगे लूंगी, बने रहिए हमारे साथ।